हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, √3 है वो इरेशनल नंबर है, और फिर मैंने ये भी लास्ट में तुम्हें जनरलाइजेशन में ये भी बताया था कि कोई भी नंबर जो रूट के अंदर प्राइम हो वो कैसी है, इरेशनल है, अपर में है। रूट के अंदर कंपोजिट आ जाती है, भाज्य आ जाती है, तो हमारे पास कोई रूल नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा, अपर में बोला जाएगा, पर में बोला जाएगा, अभी तक तो है ना। हो सकता है अभी आ जाए, कोई दूसरा रूल मिले हमें, लेकिन अभी तक नहीं है। लेकिन अभी तक एक रिजल्ट है अपने पास कि रूट के अंदर यदि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो फिर पक्का पक्का कैसी है, इरेशनल है। चलिए एक छोटा सा रिजल्ट मैं आपको और देता हूं, और वो थ्योरम भी है और कई बार आई भी हुई है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई बार आ जाती है, और बहुत सिंपल सी है, तो इसलिए कोई खास ऐसा इश्यू नहीं है, आप इसे आराम से समझ सकते हो। थ्योरम ये है कि यदि P तो है रेशनल नंबर, P है Q में से आई है, और Q है इरेशनल नंबर, Q आई है अपर में से, देन इफ और देन इसमें दो रिजल्ट हैं। पहला P प्लस Q इरेशनल होगी, दूसरा P इंटू Q बशर्ते Q जीरो ना हो, सॉरी Q तो हो भी नहीं सकता ना। Q कैसे कह रहे हो आप, इरेशनल में तो जीरो आता ही नहीं, जीरो तो रेशनल होता है, परिमेय संख्या होती है जीरो तो Q तो हो ही नहीं सकता, खैर जीरो। अब हम कह रहे हैं P गुणा Q, लेकिन P जीरो ना हो, P परिमेय संख्या है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन यदि ये जीरो नहीं है तो फिर पक्का ये इरेशनल आएगी। ये रिजल्ट थोड़ा मैंने अपने शब्दों में लिख दिया है, ये ऐसे भी आ सकता है, आपके लिए लिखा है लैंग्वेज में कि यदि P परिमेय संख्या हो, Q अपरिमेय संख्या हो, if P is a rational number and Q is a irrational number, then prove that P plus Q and P dot Q, या ब्रैकेट में लिखा आएगा P is not equal to 0 are irrational number। तो ये दोनों कैसी है, अपरिमेय संख्या है। मतलब क्या रिजल्ट हाथ लगा, कितना बड़ा रिजल्ट है, आप सोच के देखो। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणांक जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या आती है, और एक परिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या आती है, बशर्ते वो संख्या जीरो नहीं बन जाए। जोड़ में तो बन ही नहीं सकती खैर जीरो, लेकिन गुणा में बन सकती है यदि तुमने जीरो रेशनल ले लिए तो, P की जगह जीरो ले लिया तो, इसलिए हमने मना कर रखी है, P को आपको क्या नहीं लेना, जीरो नहीं लेना है। तो इसी तरह से आपको रियल में हर केस पर चर्चा करनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ेगा कि ये कभी कुछ ऐसा तो नहीं है कि हो जाए, एक केस की वजह से ये गलत माना जाएगा। कहीं भी लिखा आ रहा है ना, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या होता है, नहीं जी, बिल्कुल नहीं होता। ऐसे लिखा है, एक अशून्य परिमेय संख्या, अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड अ रेशनल नंबर, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इज रेशनल। एक अशून्य परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या होता है, ये सही है। डायरेक्ट बोला जाए अशून्य नहीं लग रहा हो, नॉन जीरो नहीं लग रहा हो, तो आपको गलत मानना पड़ेगा। समझ रहे हो, एक स्टेटमेंट, एक शब्द की वजह से स्टेटमेंट सही और गलत हो जाते हैं। तो देखो हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है कि हम ये मान लें कि संभव हो तो माना, इतना तो चल ही रहा है ये सब पंचायत, तो ये है, मुझे प्रूफ ये करना है। संभव हो तो माना P प्लस Q, पहला प्रूफ कर रहा हूं, तो मुझे लाना केस में इरेशनल में, मैंने मान लिया चलो इरेशनल में। मान लो तुम कह रहे हो ना हमें प्रूफ ये करना है, तो मैंने मान लिया कि संभव हो तो माना ये कैसा है, रेशनल, ठीक है। अब नहीं जानते तो यहां सीख लो, दो परिमेय, चलो वैसे भी यहां लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि यहां लिख देता हूं, चूंकि हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट, ये वो रिजल्ट है कि तुम नहीं भी जानते तब भी जानो, नहीं भी जानते तब भी जानो। अब भूल गए, तुमने ये पढ़ा तो है। चूंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या ही होता है, नहीं जानते तब भी जानो, सिंस वी नो दैट द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो रेशनल नंबर। दो परिमेय संख्याओं का योग रेशनल नंबर ही होता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी रेशनल नंबर ही होता है। परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग सब परिमेय होता है, बशर्ते नीचे वाली क्या ना हो, भाग में जीरो। आपको दो परिमेय संख्या दे रखी हूं, यहां लिख देता हूं मैं, P और Q आपको दो परिमेय संख्या दे रखी हूं, इफ देन
पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, पी इंटू क्यू, पी अपॉन क्यू, नीचे वाला ये जीरो ना हो बस, इसमें सब रेशनल होती हैं, बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, इफ पी आपको क्यू में दे रखी हो और क्यू आपको क्यू सी में दे रखी हो, है ना, और पी के लिए मना है, यहाँ जीरो नहीं है, तो पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, पी इंटू क्यू, पी अपॉन क्यू सब इरेशनल होती हैं। हालांकि रिजल्ट दो ही बता रहा है, लेकिन हमारे मैथमेटिक्स में माइनस एक तरह का प्लस ही है, कुछ और नहीं है। बस पी माइनस क्यू कहने का मतलब है पी में माइनस क्यू ऐड करना। ठीक है, तो एक परिमेय हो दूसरी भी परिमेय हो तो उनके जोड़ घटा गुणा भाग सब परिमेय होते हैं। अब इतना मैथमेटिक्स तुम जान चुके हो कि मैं ये बात नहीं बोल रहा, तो आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला जीरो ले रहे हो, मैथमेटिक्स में नीचे वाला जीरो अलाउ नहीं है, तो इन्फिनिटी बन जाएगा। और दोनों भी जीरो अलाउ नहीं है, कहीं तुम सोचो पहले, जैसे यहाँ कह रहा हूँ क्यू जीरो नहीं है तो दोनों तो जीरो होंगे ही नहीं, जब क्यू ही नहीं होगा ना जीरो, तो ऊपर वाला जीरो होता रहे भले, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में नीचे वाला जीरो अलाउ नहीं है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ एक परिमेय और एक अपरिमेय की, तो फिर ये सीख लो, जोड़ घटा गुणा भाग सब अपरिमेय आते, बशर्ते ये चीज़ ध्यान रखो कि गुणा और भाग में ये जीरो ना हो। कौन सा? ऊपर वाला। ठीक है, ये तो जीरो होगा ही नहीं क्यू, तो यहाँ ये लगाने की जरूरत नहीं। कहीं तो मेरे को सर जी अपॉन लग रहा है, तो क्यू को मना करो जीरो नहीं हो, क्योंकि क्यू मैंने किस में से लिया हुआ? इरेशनल में से, ये तो जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, और ये पूरी संख्या जीरो बन नहीं सकती, क्यों? क्योंकि पी जीरो नहीं है। ए अपॉन बी टाइप की संख्या जीरो कब बनती है? या तो नीचे वाला इन्फिनिटी हो, तो इन्फिनिटी संख्याओं में तो आता नहीं है, लिमिट के केस में चलते हैं, या ऊपर वाला जीरो हो। कोई संख्या जीरो दो तरह से ही बनती है अपॉन टाइप की, या तो ऊपर वाला जीरो हो या नीचे वाला इन्फिनिटी हो। ठीक है, खैर अभी हम इनको प्रूव भी कर रहे हैं। ये देखो यहाँ इसमें ये काम में ले लिया, ये हम पहले से ही जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग, मुझे यहाँ योग से काम है तो मैंने योग लिखा, बाकी मैं कुछ भी लिख सकता था, यहाँ गुणा भी लिख सकता हूँ, माइनस भी लिख सकता हूँ, भाग में मुझे बस नीचे वाला नॉन जीरो बताना पड़ेगा, ये जानते हैं हम। ठीक है, अब देखो तुम वहाँ कह रहे हो ऊपर चूंकि पी क्यू में से आ रहा है, और फिर यहाँ कह के बैठे हो पी प्लस क्यू, सॉरी पी क्यू में से आ रहा है, तो माइनस पी भी किस में से आ रहा है? क्यू में से। कोई परिमेय संख्या है तो उसके आगे माइनस लगाओगे तो परिमेय ही आएगा। ठीक है, अब दोबारा एंड, यही लिख दो एंड, तुम कह रहे हो कि पी प्लस क्यू भी किस में से आ रहा है? क्यू में से। ये भी क्यू में से आ रहा है, तो ये क्यू में से, ये क्यू में से, तो इनका सम भी किस में से आएगा? फिर क्यू में। ऊपर लिख रहा है रिजल्ट कि माइनस पी प्लस क्यू बिलोंग्स टू क्यू। दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? परिमेय। ये रेशनल, तो इनका सम भी क्या आएगा? रेशनल। दिस इंप्लाइज माइनस पी के साथ पी ले आएंगे हम, ये भी कैसा आएगा? रेशनल। माइनस पी के साथ पी लिया किससे? साचरता से, और क्यू फील्ड है, इसमें चलती रहेगी साचरता। अब माइनस पी और पी क्या बन गए? जीरो, और जीरो प्लस क्यू क्या बन गया? क्यू। क्यू किस में चला गया? रेशनल में। ले किस में रखा था? इरेशनल में। लिख देना जो असत्य है विच इज फॉल्स, अतः P प्लस क्यू बिलोंग्स टू क्यू सी सत्य है। मतलब हमने ये जो माना है ना, ये गलत माना है, तो फिर सत्य क्या है? ये क्यू में नहीं है, फिर कहाँ है? और तुम्हें पता है कोई संख्या क्यू में नहीं होती, परिमेय नहीं होती, तो वो कैसी होती है? फिर अपरिमेय। कोई संख्या रेशनल नहीं होती तो वो कैसी होती है? इरेशनल। इसी में यदि हम सेकंड अपना प्रूफ करना चाहें, मुझे अब ये लाना है पी डॉट क्यू बिलोंग्स टू क्यू सी, तो मैं यही मानूंगा, संभव हो तो माना पी डॉट क्यू बिलोंग्स टू क्यू। फिर मैं कहूँगा हम जानते हैं दो परिमेय संख्याओं का क्यू आर गुणा कह दूंगा। पी क्यू में है और तुम कह रहे हो पी जीरो नहीं है, पी जीरो नहीं है, पी क्यू में है और यही लगा दूंगा पी जीरो नहीं है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे अब 1/p बात करेंगे, पी इनवर्स, वहाँ एडिटिव वाले बात चल रही थी तो माइनस पी लिया था, यहाँ 1/p ले लिया, क्यू में आएगा। 1/p क्यू में है, पी डॉट क्यू क्यू में है यहाँ से, तो ये रेशनल, तो इनका गुणा भी क्या आएगा? रेशनल। तो 1/p गुणा 1/p इंटू क्यू, और 1/p, अब इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1/p इंटू पी को पास पास ले आएंगे, 1/p इंटू पी क्या हो जाएंगे? 1 बन जाएंगे, और 1 इंटू क्यू क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, जो असत्य है। अतः पी डॉट क्यू बिलोंग्स टू क्यू सी सत्य है। असत्य क्यों आ रहा है?
कुछ ना कुछ हमने गलत माना हुआ है, या भले लिख दो जो सत्य है, अतः हमारी पूर्व संभावना गलत है, यहाँ लिख देना अतः हमारी पूर्व संभावना गलत है, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। दिस इंप्लाइज P डॉट Q बिलोंग्स टू QC, सत्य है, इज ट्रू। ऐसे ही यहाँ जो असत्य है या विच इज कंट्रडिक्शन, विच इज फॉल्स, हेंस आवर असम्पशन जो हमने मानी है इज रॉन्ग। तो राइट क्या है फिर? ये संख्या रेशनल नहीं है, रेशनल है ये तो रॉन्ग है, तो फिर राइट क्या है? ये संख्या रेशनल नहीं है, और जो संख्या रेशनल नहीं होती वो क्या होती है? इरेशनल। तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाते हैं, क्योंकि प्लस ही माइनस है हमारे यहाँ और डॉट ही भाग है ना, प्रोडक्ट ही क्या है? डिवाइड। तो हमने ये सीख लिया आज कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का गुणा क्या आता है, बशर्ते वो रेशनल क्या ना हो, जीरो ना हो, क्या आता है? इरेशनल आता है। ऐसे जोड़ भी क्या आता है? इरेशनल आता है। अब उस स्टूडेंट का सवाल कि √8 कैसी संख्या है, अब हम दे सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन किया, आपके लिए क्वेश्चन आता है √8 कैसी संख्या है, परिमेय क्या परिमेय? खूब सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का फेमस क्वेश्चन, √8 कैसी संख्या है। सबको रिजल्ट याद रहता है कि रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो इरेशनल, तो वो ठोक के आते हैं कि रूट के अंदर प्राइम तो है ही नहीं, तो इरेशनल तो है ही नहीं, कर दो। इसीलिए तो मैं बार बार बात करता रहता हूँ, आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। ये नेसेसरी नहीं है कि रूट के अंदर प्राइम ही हो तभी इरेशनल बनेगी, वो सफिशिएंट कंडीशन थी कि रूट के अंदर यदि प्राइम नंबर लिखी मिली तो पक्का इरेशनल होगी। इट इज सफिशिएंट, ये काम कर देती है, लेकिन नेसेसरी नहीं है। आपसे कहा जाए कि आपके घर में दूध, छाछ, चाय, चीनी और चाय पत्ती मतलब, और चीनी और अदरक और इलायची वगैरह, काली मिर्च, लौंग वगैरह हो, तो आपके घर में चाय बन जाएगी। बात सही है, बन जाएगी, लेकिन क्या ये पर आवश्यक है? नहीं, छाछ तो आवश्यक नहीं है उसके लिए। तो हमें कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाती है ना कभी कभी, उससे काम तो हो रहे होते हैं, लेकिन वो नेसेसरी नहीं होते। मैं कहूँ मेरे मार्केट में जाने के लिए एक बाइक और एक एरोप्लेन चाहिए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यदि मेरे पास बाइक और एरोप्लेन है तो मैं बाज़ार चला जाऊँगा। तो ये मैंने सफिशिएंट कंडीशन बता दी अपनी कि मेरे पास बाइक और एरोप्लेन है तो वो बाज़ार चला जाऊँगा। और क्या मैं बाज़ार गया तो मेरे पास आवश्यक है कि बाइक और एरोप्लेन थे? हो सकता है बाइक ही बाइक हो, तब भी चला जाऊँगा मैं मार्केट। तो सफिशिएंट कंडीशन कभी कभी ज़्यादा रखती हैं अपने पास, वो काम को तो कर देती हैं उसको, लेकिन उस काम के होने के लिए नेसेसरी नहीं होती वो। जैसे मैं अभी और सिंपल वे में समझ लो, उस वाला एग्जांपल दे रहा हूँ कि चाय बनानी हो घर में और आपके घर में रखा हुआ है दूध, छाछ, दही और बाकी चटर चटर चाय में डालते हैं वो सब। आपसे पूछा जाए चाय बन रही है, बन जाएगी। फिर आपसे कह रहे हैं चाय बनने के लिए सब आवश्यक है, तुम कहोगे नहीं। तो वही केस है कि रूट के अंदर यदि प्राइम आती है तो इरेशनल, ये सफिशिएंट कंडीशन है। इरेशनल आएगी तभी जब रूट के अंदर प्राइम हो, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो √8 कैसी है इस पर सोचो। √8 को ऐसे लिख सकते हैं √2 × 4, 4 का रूट तो 2 आ जाता है, इसे लिख सकते हैं 2√2। और चूंकि 2 तो होता है रेशनल और √2 होता है इरेशनल, आपने प्रूफ किया हुआ है √2 तो रेशनल है, तो दिस इंप्लाइज 2√2 क्या आ गया? इरेशनल। दिस इंप्लाइज √8 क्या आ गया? इरेशनल। क्वेश्चन आता है √100 का। √100 तो 10 हो जाता है, तो √300। √300 को ऐसे लिख सकते हैं √3 × 100, इसे लिख सकते हैं 10√3। ये है रेशनल, ये है इरेशनल, इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा? इरेशनल। ठीक है। क्वेश्चन बहुत फेमस, 2 ± √2 हो, 2 ± √3 हो, कोई से हो, ये रेशनल है दोनों, ये दोनों इरेशनल हैं, तो उनका जोड़ क्या आएगा? जोड़ घटाव इरेशनल, बिलोंग्स टू QC। 2 ± √5, 10 ± √5। अब शायद मुझे लगता है कि आप बता सकते हो कौन कौन इरेशनल है, ठीक है। बता पाओगे? 10 + e y log 2, ये संख्याएं याद कर लेना, इरेशनल है।
तीनों कैसी हैं? इरेशनल। पाई ई लॉग 2, तो पाई प्लस 10 पाई प्लस ई, इसकी नहीं पता है ना, पाई प्लस ई की नहीं पता। रेशनल रेशनल तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, नोट में ही थर्ड पॉइंट लगा लो कि ये और ये दोनों इरेशनल हो तो p प्लस क्यू, पी माइनस क्यू, पी इंटू क्यू, पी अपॉन क्यू, इनकी नहीं पता। समझ रहे? नहीं पता मतलब नहीं पता, नहीं पता मीन्स हमें नहीं पता। हो सकता है जब तुम मुझे नंबर दो तो शायद पता चल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जो समझ रहे हो कहीं कि नहीं पता मतलब किसी को नहीं पता, हो सकता है पता हो, मतलब ऐसे रिजल्ट नहीं है जैसे पिछले की तरह के रेशनल इरेशनल गुणा करते हैं तो इरेशनल आ जाता है, ऐसे नहीं है। दोनों इरेशनल हो तो जोड़ रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, वैसे पता होगा लेकिन जनरल रिजल्ट नहीं है। जैसे अभी तुम मुझे √2 देते हो, जैसे √2 और √2 देते हो तो इनका मैं जब सम करूंगा, दोनों पर में ही इनका सम करूंगा तो 2√2 आएगा, और 2√2 अभी तुम करके आए हो कि रेशनल है, लेकिन इन्हीं को माइनस करूंगा तो 0 आएगा, 0 रेशनल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपर में इरेशनल इरेशनल का जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी आ सकता है, मतलब इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। ये रिजल्ट हमें जनरल नहीं पता कि क्या आएगा, संख्याओं को दोगे तब मैं एनालिसिस करके बताएंगे हम, फिर समझ रहे, तब टेस्ट करेंगे, है ना। ऐसे नहीं पता जनरल तुम पी और क्यू कह रहे हो तो रेशनल होगा ये भी गलत, इरेशनल होगा ये भी गलत, क्योंकि रेशनल भी आ जाता है जोड़, इरेशनल भी आ जाता है। यही मैं आपको -√2 और 2 दे दूं तो फिर जोड़ कैसा आ गया? 0। -√2 भी कैसी है? इरेशनल। √2 भी कैसी है? इरेशनल। तो उनका जोड़ करोगे तो क्या आ रहा है? 0 रेशनल। इनसे डिवाइड करो तुम √2 अपॉन √2 और √2 गुणा √2, ये 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये क्या है? दोनों रेशनल आ रही है ना, रेशनल। तो इरेशनल इरेशनल का जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, देख के बताएंगे, ठीक है। e प्लस 10 प्लस log 2, ये तीनों कैसी हैं? इरेशनल, क्योंकि इनमें एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो जोड़ कैसा आएगा? इरेशनल। खैर इतना है नहीं आपकी में, मैंने तो ये बता दिया है, आप इरेशनल रेशनल को थोड़ा सा समझ सकें, आप जान सकें कि रेशनल इरेशनल क्या होती है, और आप पहचान सकें आगामी समय में कभी आपसे कोई पूछ भी लेता है कि √500 बताओ कैसी है, √700 कैसी है, √49 कैसी है, √48 कैसी है, तो आप टेस्ट करें और निकालें वो क्या है। रेशनल रेशनल का गुणा है, यदि इरेशनल रेशनल का गुणा आ जाता है तो कष्ट है। √6 √2 गुणा √3 तो नहीं पता अभी हमें कि क्या आएगा, क्योंकि √2 भी इरेशनल, √3 भी इरेशनल, तो हमें नहीं पता क्या आएगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो हमें ऐसे नहीं पता होता, ठीक है, उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा। अच्छा लास्ट खत्म कर देता हूं, मैं से एक थोड़ा सा और ज्ञान देता हूं जो हमारी रियल से परे है। बड़ी समस्या आती है परिमेय और अपरिमेय को लेकर। देखो सभी पूर्णांक इंटीजर्स परिमेय है, सभी भिन्न ऑल फ्रैक्शन परिमेय है, इस टाइप की संख्याएं परिमेय है, इस टाइप की संख्याएं परिमेय है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं? देखो फ्रैक्शन इंटीजर, हालांकि फ्रैक्शन नहीं आ जाते इंटीजर, लेकिन हम फिर भी लिख रहा हूं आपके स्पष्टीकरण के लिए कि आपको कोई इंटीजर दे दे तो रेशनल, अपॉन में दे दे, अपॉन में इंटीजर्स को 2/3 3/4 इस टाइप से तो रेशनल। ये तो सब आप जानते ही हो, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ये इस टाइप की हैं 1/2 2/3 -1/2 -1/7 इस टाइप से कुछ भी हो सकती है। ये वो हैं जिनमें पॉइंट के बाद अंक खत्म हो गए, चाहे अंक ऐसे हो और चाहे ऐसे हो, कितने भी अंकों 100 200 500 1000 करोड़ कितने भी अंकों पॉइंट के बाद, लेकिन यदि पॉइंट के बाद वो रुक गया, जिसे बोलते हैं आप शांत टर्मिनेटिंग,
कि वो टर्मिनेट हो गया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है, तब ये रेशनल नंबर बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन है P/Q फॉर्म में लिख जाए तो इसे हम लिख देंगे ना 1475/1000, है ना। इसे क्या लिख देंगे 1475/1000, पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो नीचे लगा देंगे, हाँ दिक्कत है। तो ये भी रेशनल है। जो पॉइंट जिनमें खत्म भी नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं लेकिन रिपीटेड होती हैं, अंक रिपीट करने लग जाते हैं। जैसे यहाँ 444 कर रहा है, मान लो ये करने जाए 414141, आपने ने ऐसे भी लिखा देखा होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं 1.4 का बार, इसे ऐसे लिख देते हैं 1.47 का बार। समझ पा रहे हो? ये भी परिमेय है, सिर्फ एक प्रकार की। कौन सी? ये परिमेय कौन सी? जिनमें जो पॉइंट के बाद अंक है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना तो खत्म हो, है ना, और नॉन रिपीटेड हो, ना रिपीट करे। खत्म तो इसमें भी नहीं हो रहा लेकिन इसमें रिपीट करने लग गया। तो ये तो सब तुम पहचान लोगे, इंटीजर और फ्रैक्शन ये तो होती है P/Q फॉर्म की, क्योंकि किसी डेफिनेशन ये जो नंबर P/Q फॉर्म में लिख जाए। जिनमें पॉइंट के बाद अंक खत्म हो जाते हैं वो भी लिख जाती हैं फॉर्म में, नीचे उतनी ही जीरो लगा दो एक के आगे, तो ये भी लिख जाती हैं। लेकिन जिनमें पॉइंट के बाद अंक खत्म नहीं होते उसमें समझने की बात है कि उसमें यदि अंक रिपीट कर रहे हैं, उसमें यदि अंक रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, तो फिर वो परिमेय है, और नहीं तो फिर वो अपरिमेय है। कौन सी? जिसमें पता ही नहीं हो, कोई तारतम्यता ही नहीं बन रही हो, 1.456317489 ऐसे कुछ भी, 11341 मतलब पता ही नहीं है किसके बाद क्या आएगा। इसमें तुम्हें पता है अब क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 1। इसमें तुम कुछ डिवाइड थोड़ी कर रहे हो, उसमें तो डिवाइड करते जा रहे हैं तब अंक मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप देखोगे ना, इसीलिए तो कहते हैं पाई का जो मान है वो 22/7 नहीं होता, ये गलत है। पाई का मान 3.14 नहीं होता, ये गलत है। पाई 22/7 के लगभग बराबर अपरिमेय संख्या होती है। पाई 22/7 के लगभग बराबर अपरिमेय संख्या है। बराबर कैसे कह दोगे? पाई तो इरेशनल है और 22/7 कैसी है? रेशनल। इट इज रेशनल। 3.14 रेशनल। 314/100 पाई 22/7 के लगभग बराबर अपरिमेय संख्या है। मतलब इसमें अभी और करते चलते हैं काम, ये खत्म नहीं हुई है अभी, समझ रहे हो? ये गलत है, मतलब ऐसे लिख देना। तो पाई का मान 22/7 है, गलत है। पाई का मान 3.14 है, ये गलत है। इनके बराबर होती है, लगभग बराबर होती है और इरेशनल होती है, ठीक है। पाई का जो तो एक और मान होता है, पाई का सबसे सही मान, इनमें फिर ये लगा लो अप्रोक्सीमेट, ये साइन यदि लिख रहे हो तो 355/117 ये पाई का सबसे ज़्यादा सही मान है। मतलब सबसे ज़्यादा सही मान का मतलब इससे इन दोनों से ज़्यादा सही है। ये 2 दशमलव स्थान तक सही है, मतलब बस 3.14 तक, यहाँ से आगे गलती आएगी। गलती मतलब जैसे पाई के मान में यहाँ 7 आता होगा ना, जो भी आता होगा देखेंगे पाई के मान में क्या आता है। अब तुम वो सर जी कैसे निकालेंगे? 22/7 नहीं पाई का मान के, तुम 22 में 7 का भाग दोगे तो आ जाएगा ये स्थान, गलत आएगा वो कैसे निकालेंगे? उसकी भी फिर विधि है कि ऐसे सर्किल बनाते हैं एक। अब ये सर्किल जो बनाया है इसका ऐसे व्यास माप लेते हैं, कितना व्यास है इसका 2r, और फिर इसको ऐसे सीधा करके इसकी परिधि निकाल लेते हैं। परिधि होती है 2πr, तो 2πr परिधि में व्यास का भाग देते चलते हैं, तब आता है पाई। परिधि में जो इसकी सरकमफ्रेंस है उसमें इसके डायमीटर से डिवाइड करते चलते हैं, तो क्या आता है? पाई। कहीं तो 22 में 7 का भाग देने लग जाओ और फिर कुछ सर जी 4 के बाद देखो इतना ही हरा 7 आएगा, वो तो यही तो ये है, मतलब 2 अंक भाग दे के लिख दिया है। तो इस पाई को जब तुम निकालोगे ऐसे रेशो करके तो 3.14 तो आएगा, लेकिन हो सकता है यहाँ 7 नहीं आए, कुछ और आए। मतलब ये 2 मान तक सही चलता है बस। उसके बाद जो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है
वो 7 है, गलत आने लग जाती है ना, जो भी हो, मतलब मैं नहीं कह रहा 7 है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर 3.14 वहाँ 4 के बाद जो आएगी वो 22/7 नहीं देगा, वो छोड़ दे देगा 22/7। ठीक है, 355/177 6 दशमलव स्थानों तक सही है। ऐसे जैसे 2 अंक तक सही दे रहा है ना ये 3.14 तक, ऐसे 6 अंक तक, 2 यहाँ फिर 2 और आएंगे, फिर 2 आएंगे, 6 अंक तक सही है ये, सबसे ज़्यादा सही मान है। तो एक बार एक कुछ पेपर में अभी तक मुझे ध्यान है क्वेश्चन आया था कि पाई का, निम्नलिखित में से पाई का कौन सा मान है, तीनों मान लिख दिए और चौथा था इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं सही माना था। ऑब्वियसली होगा ही, पाई का मान थोड़ी होता है 22/7, ये थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। दीज थ्री ऑल आर क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, बट पाई इज इरेशनल नंबर। तो बराबर तो बात खत्म ही हो गई है, बराबर तो होगी नहीं, कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो समझ में आता है कि इंटीजर तो चलो लिख जाएंगे, आपने मुझे 7 दिया तो मैं 7 को ऐसे लिख दूंगा 7/1, -7 दिया तो -7 को लिख दूंगा -7/1, P/Q फॉर्म में लिख गया। फ्रैक्शन चलो P/Q फॉर्म में होती है ना, और ये वाली जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं, पॉइंट के बाद अंक टर्मिनेट कर जाते हैं दशमलव के बाद, वो तो P/Q फॉर्म में लिखी जाती है नीचे 0 लगाकर। ये कैसे रेशनल हो गई, ये कैसे लिख जाती हैं? हालांकि आपको ये चीज़ 9th में ही सिखाई जाती है कि कैसे लिख जाती हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड जो नंबर होती है वो लिख जाती है P/Q फॉर्म में। ठीक है, याद करना, पाई कैसी है, इरेशनल नंबर। पाई का बहुत महान लोग आंसर 180 बताते हैं, तो उनको समझा दूं, कुछ बच्चों के दिमाग में आ भी रहा होगा शायद एक बात कि पाई का मान 180 भी बताया जाता है कभी कभी। तो मैं बता देता हूँ, पाई का मान 180 नहीं होता। जब हम कोण पढ़ते हैं ना, एंगल पढ़ते हैं, तो पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई का कुछ मान नहीं है, पाई का मान नहीं है 180, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री। जब तो तुम पाई/2 को 90 कहते हो, पाई/2 रेडियन 90 डिग्री होता है, रेडियन को C लगा के दर्शाते हैं। पाई/4 रेडियन, इसका और आधा कर दो, 45 डिग्री होता है। आई बात समझ में? इस तरह से है ये। ठीक है, देखो जैसे मैं अभी 0 पे बता देता हूं आपको, चाहे किसी पे भी समझ लो, लोग ऐसे ले लेते हैं 2.4444 एंड सो ऑन। कितनी की भी पुनरावृत्ति हो, मान लो 474747, 2.47 का बार, इसका मतलब है 47 रिपीट कर रहा है, जिस पे बार होता है वो रिपीट करता है। ये है, तो हम कुछ नहीं करते, इसके लिए x लगा देते हैं, इसे x मान लिया। ठीक है, और इसमें 100 का गुणा कर दो। क्यों कर दो? तो ये समझ लो जितने का रिपीटेशन होता है उतने का गुणा करते हैं, ये समझ लो। तो 100x का गुणा मतलब 100 का गुणा कर दिया, इसमें उतनी 0 लगा के गुणा करते हैं। जैसे इसमें 2 अंक का रिपीटेशन है तो 1 के आगे 2 0 लगा लो, 100 का गुणा कर दो। 3 अंक का रिपीटेशन हो, 3 0 लगा लो। 4 अंक का रिपीटेशन हो, 4 0। तो 100x का गुणा किया तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 247.474747। नॉन टर्मिनेटिंग है, इनफाइनाइट तक ही जाएगा, इनफाइनाइट तक ही जाएगा। इसमें से माइनस कर देते हैं तो 99x सेकंड माइनस फर्स्ट से, तो 100 में से x गया तो 99x इक्वल टू, देखो 474747 नॉन इन्फिनिटी तक यहाँ, इन्फिनिटी तक यहाँ, तो ये तो सब कैंसिल। इसीलिए उतनी ही 0 का गुणा करते हैं, क्योंकि यदि तुम 1 0 का गुणा करते ना तो 2.47 तो ऊपर ऐसे था, यदि तुम 1 0 लगा के गुणा करते तो यहाँ 24 हो जाता और यहाँ ऐसे आता 7 4 7 4 7 4, जो दिक्कत करता 7 के नीचे 4, 4 के नीचे 7। इसीलिए मैं कह रहा था जितने अंक रिपीट हो रहे हैं ना उतना ही डिजिट उसे इधर खिसकाओ, और उधर खिसकाने के लिए उतनी ही 0 लगा के गुणा कर दो। तो 47474747 और यहाँ भी 4747 सेम है, तो ये तो सब कट गए, 0 बन जाएगा, उधर माइनस करेंगे ना इसमें से, तो ये पॉइंट वाला हिस्सा तो सेम है, हट जाएगा। 247 में तो 2 चले जाएंगे, तो 245
तो 99x इक्वल टू 245। अब जिससे भी कट रहे होंगे, 3 से तो कट नहीं रहे, ठीक है, जिससे भी कट रहे हो, नहीं कट रहे हो तो कोई बात नहीं, ये लिख गया P अपॉन क्यू फॉर्म में, है ना P अपॉन क्यू फॉर्म की। तो P अपॉन क्यू फॉर्म की है तो ये कैसी है फिर, रेशनल। तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि x कैसी है, रेशनल है, जो तुमने ये मानी थी 2.47 बार, ठीक है। अच्छा, एक खास बात और जो मुझे यहाँ समय रहते बता देनी चाहिए, ये सब बातें हालांकि आपकी रियल से कोई मतलब नहीं रखती, एक्स्ट्रा ज्ञान ही है बस, कि मतलब वैसे तो रियल से रखती है, बीएससी की रियल से नहीं रखती, बाकी नेट वेट में खूब ये जो मैं बताने वाला हूँ खूब आता है कि कौन सी ऐसी नंबर होती है जो दशमलव पद्धति में, जो आपका ये सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम, क्योंकि आपको पता होगा नंबर्स लिखने के कई सिस्टम होते हैं, टर्नरी भी सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम होता है जैसे कंप्यूटर पढ़ता है, और हम जो लिखते हैं जनरली हमारी जो बुक्स में है या हम लिखते हैं वो डेसिमल सिस्टम होता है। इन नंबरों को रिप्रेजेंट करना 99 टू 245, कंप्यूटर तो जानता ही नहीं 245 क्या होता है, वो सब कुछ पहले बाइनरी में ट्रांसलेट करता है, तब बाइनरी में उसे रीड करता है, फिर जैसे मान लो तुम्हें ये करवाना था 247 - 2, इसे बाइनरी में लिखेगा, इसे बाइनरी में लिखेगा और फिर माइनस करेगा, और फिर माइनस करने पे जो आएगा वो बाइनरी में आएगा उसमें, फिर उससे रिप्रेजेंट फिर दोबारा ये कर देगा डेसिमल में। तो वो बाइनरी पढ़ता है, बाइनरी भी कोई कैलकुलेट करता है, लेकिन बाद में तुम्हें एक्सप्रेस कर देता है डेसिमल में। हम डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें डेसिमल मीन्स इसमें 10 हमारे पास डिजिट होती हैं 0 से लेकर 9 तक, और एक आपको पॉइंट बोलते हैं जिसे डेसिमल ही बोलते हैं, वो दिया जाता है, और उनसे द्वारा हम सारी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऑल रियल नंबर्स को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि कौन सी नंबर है जो 2 तरह से लिखी जाती है, जो कितनी तरह से लिखी जाती है, 2 तरह से लिखी जाती है डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम की बात हो रही है तो वो होती है रेशनल नंबर। वो कौन सी नंबर होती है, रेशनल मीन्स कि ये यदि कोई संख्या इरेशनल है, जैसे वो ऐसी है 1.47151861411113, ऐसे मतलब पता नहीं किसके कब के बाद किसके बाद क्या आएगा। तो ये जो नंबर है ये किसी और तरह से व्यक्त की नहीं जा सकती, दुनिया की कोई और मेथड ऐसा नहीं है जिसे ऐसे लिख के बता दे कोई और तरीके से, यही तरीका है लिखने का, ठीक है। तो इरेशनल नंबर हमेशा डेसिमल सिस्टम में एक ही तरह से व्यक्त होती है, जबकि रेशनल नंबर 2 तरह से व्यक्त होती है। जैसे एक तो यही बात करें कि 100/4 लेके लो 25, एक से ज़्यादा तरह से व्यक्त हो जाती है ना, और ये तुम करी आते हो 5/2 लिख गया 2.5, ठीक। और ऐसे लिख रही हो 2.5 लिख रही हो तो तुम ऐसे भी लिख ही सकते हो 5/2, अभी 25/10 करके एक 0 लगाकर। ये नंबर ऐसे लिखी गई P अपॉन क्यू फॉर्म में, देखो ये लिख गई, ये नंबर और ये नंबर देखो बराबर आई, तो 2 तरह के एक्सप्रेशन हो गए, कहाँ ये और कहाँ ये, देखने में तो कहीं लग नहीं रहा था, समझ रहे हो। तो ये 2 तरह से रिप्रेजेंट हो गई। तो रेशनल नंबर 2 तरह से व्यक्त होती है। तो बात यह आती है कि फिजिक्स वगैरह वाले लोग आपने देखे भी होंगे, वो लिखते हैं 1.99999 एंड सो 9, वो कहते हैं अप्रॉक्सीमेट, ये 2 ही मान लो तुम, क्या कहते हैं वो, मान लो चलो 2 है, तो आप उनको थोड़ा सा ज्ञान देना, सुनो रुको सर, मान मत लो ये 2 है, ये है ही 2, ये बराबर ही 2 है, ये कुछ और नहीं है, ये 2 है। तो जो इंटीजर होते हैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे आप मुझे 23 दे रहे हो तो 23 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 22.9999। ये मतलब हम अप्रोक्सीमेट मान के इस पर एहसान नहीं कर रहे कि तुम ये सोच रहे हो कि एहसान कर दो चलो इसे मान लो, इतना मान नहीं रहे, ये बाकायदा आता है, ये है। क्योंकि ये क्यों है मैं प्रूफ कर देता हूं अभी। क्योंकि मैं यदि इसे x मानूं 1.999 एंड सो 9, तो एक का रिपीटेशन है 9 बार, एक का ही तो रिपीटेशन है, तो मैं 10 का गुणा करूंगा, 10 का गुणा करूंगा तो 19 हो जाएगा, इधर आ जाएगा और 9 इसमें से घटा दूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 9x इक्वल टू 19 में से एक गया तो 18, और ये तो सब कैंसिल ही हो गई, तो यहाँ से x कितना आ गया 18/9, 2 आ गया। कोई ऐसा नहीं किया हमने, 1.99999 2 होता है अधिकार के साथ, ठीक है।
अब हमें एक रियल एनालिसिस की और इस यूनिट की और इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने तुम्हें पहले ही बताई है कि पूर्ण कृमित क्षेत्र अनंत क्षेत्र होता है। बहुत छोटी सी थ्योरम थी, बहुत ज़्यादा छोटी। ये जो थ्योरम आने वाली है और हम थ्योरम पढ़ रहे हैं क्यू प्लस डेट पूर्ण कृमित क्षेत्र नहीं है, अगले लेक्चर में होगी क्यू प्लस डॉट पूर्ण कृमित क्षेत्र नहीं है, बड़ी थ्योरम है और अगले लेक्चर में कंप्लीट होगी। और इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि समझ लो ये इस साल पक्का आएगी और 5 नंबर आपको दिला के जाएगी। ठीक है। और मैं थोड़ा सा ये भी बताऊं, अभी बीएससी फाइनल का रिजल्ट भी आया है, तो मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, पर एक स्टूडेंट में ऐसे ही फेसबुक चला रहा था, उस पर देखा था, तो वो स्टूडेंट है बेचारा, कह रहा है कि मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे अलजेब्रा में 40 में से 40 मार्क्स आए। उसने अलजेब्रा में 40 में से 40 मार्क्स मतलब अटेन किए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्योर मैथमेटिक्स में, रियल में, अलजेब्रा में, कॉम्प्लेक्स में, इनमें 40 में से 40 लाना बड़ी बात होती है। इसमें 2-3 चीज़ें मेजर करती हैं, मतलब स्टूडेंट तो टैलेंटेड चाहिए ही चाहिए, उसमें टीचर की लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अब जैसे मैं जो थ्योरम आपको यहाँ कराऊंगा, आज तो थ्योरम हुई नहीं, वो P+1 ही थ्योरम है, छोटी सी वो भी। तो जो हम थ्योरम आपको एक्सप्रेस करते हैं उसका क्या वे होता है, क्या लिखने का तरीका होता है, कैसे हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए, तो आप उसी तरह से ही तो लिख के आओगे। उसका थोड़ा सा और बिगड़ा हुआ ही रूप लिख के आओगे, अच्छा तो लिख के आने से। ठीक है। मतलब मैं बार बार कहता हूँ लैंग्वेज का बड़ा महत्व है प्योर मैथमेटिक्स में। तो हम उसे कैसे थ्योरम को वहाँ लिख रहे हैं, कैसी भाषा शैली यूज कर रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपके मार्क्स। सिर्फ इस बात पर नहीं कि आप पे थ्योरम आती है, थ्योरम तो आनी ही चाहिए, लैंग्वेज और स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इनमें लाना 40 में से 40 अलग बात है, अलजेब्रा में, रियल में और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लाना अलग बात है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप थोड़ा सा उनसे इंस्पायर हीजिए और कोशिश कीजिए आप भी रियल में 40 में से 40 लाएँ, है ना। हो सकता है उसके मैंने भी नहीं देखे, मतलब कि हो सकता है उसने मार्कशीट भी शेयर की है, हालांकि ऐसा नहीं कि उसने वैसे लिख दिया हो, मार्कशीट भी डाली है साथ में। लेकिन मैं बात कह रहा हूँ कि हो सकता है कहीं और भी आप खूब लाए हों अच्छे मार्क्स, लेकिन रियल, अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, इनके मार्क्स वास्तविकता के मार्क्स माने जाएंगे। मतलब आपकी इंटेलिजेंसी का परिचय देंगे, हाँ वास्तव में बंदे में मैथमेटिक्स में दम है। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में लाओगे आपकी परसेंटेज बढ़ेगी बहुत, मतलब मार्क्स तो एक जैसे हैं किसी में लाओ, लेकिन दूसरे के सामने जो व्यू बढ़ता है वो इन सब्जेक्ट से बढ़ता है मैथमेटिक्स के मामले में। ठीक है। तो इन पर ज़्यादा मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए इनमें भी आप 40 में से 40। डिफरेंशियल इक्वेशन तो छोड़ना ही नहीं है, उसमें तो लाने ही लाने, किसी भी केस में नहीं छोड़ना। वो तो अप्लाइड है, उसमें टीचर का खास रोल नहीं है, उसमें तो क्वेश्चन सीख जाएँ बस तुम आप। तो उसमें कोई ज़्यादा लैंग्वेज नहीं होती, समाकल करो ऐसे, अवकलन ये मेथड है, ये करना है, लास्ट में समाकल करके आंसर। ठीक है। उसमें ज़्यादा रोल नहीं होता टीचर का, लेकिन उसमें भी आपको लाने हैं और रियल में तो लाने ही लाने। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।